बॉन्ड को डिस्कस करने के बाद हमें चंद एक बातें समझनी चाहिए। बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, एटम के आपस के मिलने के प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन एटॉमिक मॉडल के अंदर और इलेक्ट्रॉन की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से जो बातें सामने आई, तो एक सवाल ज़हन में आने लगा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या है, या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, शेयर कैसे होगा। ये वो सवाल थे जिन्होंने बॉन्ड्स के ऊपर सवालिया निशान पैदा कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब शेयर होने का क्या मतलब है, ये एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, चले आ जाते हैं तो करीब आ गए, तो इस तरह से। अब हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि बोहर मॉडल के मुताबिक हम बात करें तो वो न्यूक्लियस के इर्द घूमता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फिर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन की मोशन को रोका जा सकता है, इलेक्ट्रॉन की मोशन शेयरिंग के नतीजे में रुक जाती है। अगर नहीं तो फिर शेयरिंग का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां चला जाएगा, शेयरिंग तो खत्म हो जाएगी। तो ये सवालात थे जिन सवालात ने मैंने आपको बताया कि बॉन्ड के ऊपर सवालिया निशान पैदा कर दिया कि ये बॉन्ड क्या है बेसिकली। तो फिर नई नई कॉन्सेप्ट आए, नई नई थ्योरीज आई, और इसके साथ साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल कई एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ 2 एटम के बनते हैं, कुछ 3 के, कुछ 4 के, कुछ 5 के, और कुछ इससे भी ज़्यादा एटम के मिलने से बनते हैं। और मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप होती है, तो वो शेप कौन डिटरमिन करता है, कोई मॉलिक्यूल किस शेप में रहेगा। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सपेरिमेंट्स ने बताया है कि वो लीनियर होता है, लेकिन वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बेंट होता है। हालांकि वाटर के अंदर भी 3 एटम है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम है। तो ये शेप कौन डिटरमिन करता है, कैसे पता लगता है कि मॉलिक्यूल किस शेप में रहेगा। तो इस तरह के जो सवालात थे, इन सवालों का जवाब देने के लिए कई एक कॉन्सेप्ट सामने लाए गए, कई एक थ्योरी सामने लाई गई। उनमें से आज हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के हवाले से। वेस्पर थ्योरी बेसिकली शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी को सबसे पहले सिज्विक और पावर ने पेश किया था, और इनका कॉन्सेप्ट ये था कि मॉलिक्यूल की जो शेप है इसको डिटरमिन करने में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करते हैं। और जैसा कि हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए ये समझ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसमें अमूमन तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं। और शायद आपको याद भी हो कि हम उन्हें नाम देते हैं। एक वो पेयर होता है जो बॉन्ड बनने के नतीजे में बनता है, यानी जब बॉन्ड बनता है तो वो पेयर बनता है, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और दूसरा वो पेयर होता है जो बॉन्ड बनाए बगैर, यानी बॉन्ड में हिस्सा लिए बगैर पहले से ही पेयर की फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो इनको कॉन्सेप्ट ये था कि ये इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि शेप क्या होगी। और किस तरह से डिटरमिन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन के बाद जो है आप देख सकते हैं कितना असर लगा। गिलेस्पी और नेहूम ने एक्सप्लेन किया, और इन दोनों ने ये बात इस तरह से समझाई कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन होती है, समझ आती है। तो वो रिपल्शन जब होती है तो दरअसल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। रिपल्शन का नतीजा हमेशा दूरी होता है, तो जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी ज्यादा दूरी हो जाएगी। लेकिन देयर विल बी लिमिट, कोई ना कोई लिमिट तो होगी, कोई ना कोई हद तो होगी कि जब वो एक दूसरे से इतना दूर चले जाएंगे कि
कि अब वो मजीद एक दूसरे पर रिपल्शन नहीं लगा सकेंगे, या जितनी रिपल्शन लग रही है बस उससे कम नहीं होगी। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था, इनका आइडिया ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो सेंट्रल एटम में के वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, ये पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन के नतीजे में उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है और रिपल्शन मिनिमम हो जाती है। डिस्टेंस मैक्सिमम, रिपल्शन मिनिमम, ये पहाड़ा याद कर लेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यही असल में मेन पॉइंट्स जो हम बात करेंगे उसमें हमने यही चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता चुका हूं सिडविक और पावेल के रेफरेंस से कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हिस्सा लेते हैं शेप को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरी बात गिलेस्पी और नेहोम की है, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपल्शन का नतीजा जो मैंने आपको पहाड़ा बताया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन। रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, लेकिन एक मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो अटेन कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ने एटम से तो बाहर नहीं चले जाना, उस वैलेंस शेल के अंदर ही रहना है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा रिपल्शन ज्यादा होगा। अब जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक लोन पेयर। आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए, मैं इसके लिए एक शेप आपके सामने बनाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं हमने फ्लोरीन की बात की थी। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, शेयरिंग होगी। ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, किसी थ्योरी के मुताबिक नहीं है, कोई नई थ्योरी नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, पहले बात हो चुकी है इस पर कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड बनाता है, ये बेसिकली बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम पेयर जो आपको नजर आ रहे हैं, फ्लोरीन कह रहा हूं, इस फ्लोरीन की गिनती 3 है, इस फ्लोरीन की गिनती 3 है, इन लोन पेयर्स को इनको हम कहते हैं लोन पेयर। तो देखना ये चाहिए कि ये दो पेयर्स हैं, दो तरह के पेयर्स हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर क्या है। इससे पहले कि मैं आपको इसका बिहेवियर एक्सप्लेन करूं, इसके नाम पर भी आप नजर रख लें। इसके जो पहले दो पासवर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हैं, वो इसके नाम को भी डिस्क्राइब करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये वो थ्योरी है जो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन की बुनियाद पर काम करती है। अब आए हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेयर दो तरह की है, एक हमारे पास है बॉन्ड पेयर और एक हमारे पास है लोन पेयर। अमूमन आमतौर पर बॉन्ड पेयर को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और लोन पेयर को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारी टेक्स्ट बुक के अंदर यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि बॉन्ड पेयर के लिए बी और लोन पेयर के लिए ई, या अगर लोन पेयर को अलग से रिप्रेजेंट नहीं करना तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ही
बी से रिप्रेजेंट की जाता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। दोनों तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि दोनों रिप्रेजेंटेशन यहाँ सामने रखूं, जो आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास दो तरह के पेयर आ गए हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि बॉन्ड पेयर रिस्ट्रिक्टेड है, उसका एरिया कम है। और उसका एरिया कम क्यों है? क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसने दोनों न्यूक्लियस के दरमियान रहना है। वो एक न्यूक्लियस के साथ नहीं बल्कि दो न्यूक्लियस के साथ अटैच है और वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान रहेगा। लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी, तो ए और बी के अंदर बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड पेयर जो बनेगा, जो बॉन्ड पेयर होगा उसका एरिया ये है। और अगर लेट्स से कि एटम ए पर कोई लोन पेयर मौजूद है, तो ये सारे का सारा एरिया, ये सारे का सारा रीजन उस लोन पेयर के लिए ओपन है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि बॉन्ड पेयर वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो कम रीजन ऑक्यूपाई करता है, जबकि लोन पेयर ज्यादा रीजन या ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, whereas lone pair occupy more volume। इस वॉल्यूम के ऊपर ये जो हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात की है, इसके ऊपर सेंट्रल एटम का साइज भी अपना इफेक्ट शो करता है। अगर सेंट्रल एटम बड़ा होता जाएगा तो उसका लोन पेयर भी, उसका साइज भी मजीद बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से जो बॉन्डेड एटम है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम होते हैं। एक सेंट्रल एटम होता है जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम होती है, और उसके साथ जो दूसरे एटम अटैच होते हैं उनकी वैलेंसी कम होती है, उनको हम बॉन्डेड एटम कहते हैं। तो बॉन्डेड एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इफेक्ट करती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इसको हम आने वाले एग्जांपल्स के अंदर अलग से डिस्कस कर लेंगे, यहाँ अलग से पॉइंट बनाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि साइज ऑफ सेंट्रल एटम लोन पेयर के साइज पे इफेक्ट करता है, लोन पेयर के वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम वो बॉन्ड पेयर के साइज पर इफेक्ट करती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर का साइज उतना कम हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने से फिर बॉन्ड पेयर जो है वो उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बिकॉज अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लग रही है। अब फिलहाल अगर आप इनमें कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि बॉन्ड पेयर कम जगह घेरता है, कम वॉल्यूम लेता है, क्योंकि उस पर दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, जबकि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है क्योंकि उसका एक न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक होता है, दूसरे न्यूक्लियस से उसे कोई लेना देना नहीं होता। अगली जो बात हम देखेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और पहले तो हमने ये जनरल सी बात कर दी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब जो कि हमने इलेक्ट्रॉन पेयर की टाइप बना दी है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो अब ये बात बिल्कुल सीधी सीधी नहीं रहेगी। अब हमें देखना पड़ेगा कौन ज्यादा रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। और ये डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि लोन पेयर ज्यादा एयर लेता है, मीन कि लोन पेयर इज मोर पावरफुल। अब जब उसकी पावर ज्यादा है तो उसकी रिपल्शन भी ज्यादा होगी, उसका एरिया ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका रीजन ज्यादा है और उसकी पावर ज्यादा है, तो उसकी रिपल्शन भी ज्यादा होगी। सो बहुत आसान है कि मैक्सिमम रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान पाई जाएगी। इनके दरमियान रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा।
और उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान पाई जाएगी, और सबसे कम रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान पाई जाएगी। बहुत आसान है। लोन पेयर स्ट्रांग है तो जब दो स्ट्रांग कैंडिडेट सामने आ जाएंगे तो रिपल्शन स्ट्रांग होगी। अगर एक स्ट्रांग और एक कमजोर लाइक बॉन्ड पेयर आ जाएगा तो रिपल्शन जरा कम हो जाएगी। अगर दोनों कमजोर है बॉन्ड पेयर तो रिपल्शन और कम हो जाएगी। तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है इन खिलाड़ियों के ऊपर, इन कैंडिडेट्स के ऊपर। ये डिटरमाइन करते हैं रिपल्शन कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी। और आमतौर पर ये इफेक्ट नजर आता नहीं है, ये इफेक्ट तब नजर आता है जब ये दोनों मौजूद होते हैं। जब ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है ये मौजूद होती है तब ये इफेक्ट नजर आता है कि कहां पे ज्यादा रिपल्शन है और कहां पे कम रिपल्शन है। वरना अमूमन रिपल्शन का इफेक्ट नजर नहीं आता, क्योंकि रिपल्शन जैसे भी है, कम है ज्यादा है, नतीजा तो ये निकलना है मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन। लेकिन जब मॉलिक्यूल में ये सारे कैंडिडेट होते हैं तो तब ये अपना इफेक्ट ये शो करते हैं। तब पता लगता है कि कहां पे रिपल्शन ज्यादा और कहां पे रिपल्शन कम है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। सबसे आखिरी बात जो कहना यहां पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम पढ़ चुके हैं कि जो बॉन्ड बनता है, जब शेयरिंग होती है तो समटाइम इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर किया जाता है, समटाइम दो दो शेयर किए जाते हैं, समटाइम तीन तीन शेयर किए जाते हैं। सो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, इसी तरह से डबल इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, और इसी तरह से ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है। सिंगल बॉन्ड का, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, डबल कोवलेंट बॉन्ड का और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं ये सारे के सारे बेसिकली हैं तो बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर होने के नाते ये कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डालते। जिस तरह का शेयर के ऊपर सिंगल बॉन्ड का इफेक्ट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का इफेक्ट होता है, वैसा ही डबल का और वैसा ही ट्रिपल का इफेक्ट होता है। बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप के ऊपर या शेप को डिटरमिन करने के अंदर इनका कोई अलग इफेक्ट नहीं नजर आता। हाँ, इनका इफेक्ट नजर आता है और वो नजर आता है बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी पर। अगर हम इस साइड से इधर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और इधर से इधर आएंगे तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो ये याद कर लेना चाहिए, मुश्किल बात नहीं है। इनका इफेक्ट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पे होता है। ये भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं और इनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर चूंकि है तो ये बॉन्ड पेयर, इसलिए ये कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट शो नहीं करते। बेशक सिंगल बॉन्ड के अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका वॉल्यूम कम होगा, डबल का जरा ज्यादा होगा, इनफैक्ट यू कैन से कि डबल होगा, ट्रिपल का और ज्यादा होगा, बट उसका रीजन यही है। उसमें दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहना है, वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता, वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में रहेगा। दैट्स व्हाई कि वो कोई एडिशनल इफेक्ट शो नहीं करता, कोई एडिशनल फिनोमिना उसके नतीजे में मॉलिक्यूल के शेप के ऊपर अगर नजर आए ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको समझ लेना चाहिए कि दे आर कंसिडर्ड सेम। मॉलिक्यूल की शेप डिटर्मिनेशन में इनका बिल्कुल एक जैसा इफेक्ट स्टडी की जाता है, इनके अंदर कोई अलग चीज हमें नजर नहीं आती। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि वेस्पर के इन पास्टुलेट्स को, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लिया जाए।
अंडरस्टैंडिंग तो एक्चुअली तभी पॉसिबल है जब हम डिफरेंट शेप्स के अंदर इन पॉइंट्स को अमल होता देखें कि ये पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर उन तमाम एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जाते हुए। कि पहले 3 एटम वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 एटम वाले मॉलिक्यूल की शेप हम सब जानते हैं कि 2 नुक्तों में से एक ही लाइन गुजरती है, तो 2 एटम का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा लीनियर होगा। अगर लेट्स से कि आपने 2 बॉल आपस में कनेक्ट किए हैं, तो आप जैसे मर्जी उनको कनेक्ट कर लें, शेप उनकी सीधी बनेगी। लाइक ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इनको आपने कनेक्ट करना है। तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा, चाहे जैसे भी आप इसको मोड़ लें, ये सीधा है। तो 2 एटम वाला जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर होता है, उस पर हमें किसी किस्म की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 एटम वाला मॉलिक्यूल कैसा होगा, क्योंकि 3 नुक्तों से लाइन सीधी भी गुजर सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है। 4 वाले की शेप क्या होगी, 5 वाले की क्या होगी, 6 वाले की क्या होगी। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स को 1 बाय 1 हम कोशिश करेंगे कि हम उनको डिस्कस करें और मॉलिक्यूल की शेप को विद एग्जांपल्स जो है वो समझने की कोशिश करें। अपने सवालात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।